हेडिंग बनाएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो लिख रहे हैं। आप कभी देखना क्रिकेट में जब फील्डर के हाथ में बॉल आती है, कैच करता है जो वो, तो वो अपने हाथों को पीछे लेकर जाता है। किस किसने ऑब्जर्व किया? सभी ने ऑब्जर्व किया। तो वो हाथों को वहीं क्यों नहीं रख रहा है, अपने हैंड्स को वहीं क्यों नहीं उसने रोक दिया, पीछे क्यों लेकर जा रहा है? क्या बढ़ा रहा है वो? टाइम बढ़ा रहा है। टाइम बढ़ाने से जो फोर्स का इम्पैक्ट था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट वर्ड आने का मतलब है अपॉन में क्या आएगा? टाइम। और अपॉन में अगर टाइम आ रहा है तो फोर्स और टाइम की कैसी रिलेशन हो रही है? अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होने की वजह से अगर वो फील्डर टाइम बढ़ा रहा है बॉल को कैच करने में, तो उस टाइम को बढ़ाने से क्या होगा? फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगा? कम। तो इस वजह से उसको हाथ में चोट नहीं लगेगी, उसके हाथ पर जो बॉल का इम्पैक्ट है वो बहुत कम आएगा। क्योंकि जिस बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया है बहुत तेज़ी से हिट किया होगा, है ना। ऑब्वियसली बात है भाई, जनरली वो क्या करता है, बैट्समैन बहुत तेज़ी से हिट करता है बॉल को और फील्डर को उसको कैच करना होता है। अगर वो वहीं कैच कर ले एकदम से तो क्या होगा? चोट लगने के चांसेस हैं, इंजरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि टाइम एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो अपने हाथों को पीछे लेकर जाएगा धीरे धीरे तो क्या होगा? टाइम बढ़ गया, और टाइम बढ़ने की वजह से फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ये कौन से लॉ के हिसाब से हो रहा है? इसका क्वेश्चन क्या आता है, देखो। वाई द फील्डर bring his or her hand in the backward direction while catching a ball एक बॉल को कैच करते हुए फील्डर जो है वो अपने हाथों को पीछे क्यों लेकर जाता है? ओके, तो इसके आंसर में सबसे पहले तो ये लिखो जो मैंने लिखा बोर्ड पर, उसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द फील्डर increase the time of catching the ball, then the impact of the force of ball on his or her hand will decrease. ओके, अगर कोई फील्डर बॉल कैच करते हुए समय बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका वो बॉल का इम्पैक्ट जो था, फोर्स का इम्पैक्ट था, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही सेम एक और स्पोर्ट में किया जाता है, जो हाई जंप वाले एथलीट होते हैं, जो लॉन्ग जंप करते हैं, दूर से भाग कर आते हैं और फिर एकदम से बहुत लॉन्ग जंप करते हैं, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम में आ रहे हैं, है ना, और जंप भी हाई मोमेंटम में कर रहे हैं, तो जब वो लैंड करेंगे तो उनको लैंड करने के लिए वहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाता है? या तो कुशन्स वगैरह रखे जाते हैं या फिर हीप ऑफ सैंड दिया जाता है। हीप ऑफ सैंड मतलब रेत का एक चट्टा बना दिया जाता है। हीप मतलब छोटा सा एक पहाड़, इस तरह से इकट्ठा कर दिया जाता है रेत का, ताकि जब वो लैंड हो तो क्या होगा? सैंड में जब लैंड होगा तो धीरे धीरे लैंड होगा, है ना। या कुशन पर या गद्दे पर जब लैंड होगा तो वो तो सॉफ्ट होता है, तो उन पर जब लैंड होगा तो धीरे धीरे लैंड होगा। अब धीरे धीरे लैंड होने की वजह से टाइम और फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई वो बहुत तेज़ी से भाग कर आ रहा है और फिर जंप भी बहुत तेज़ी से कर रहा है, तो उसकी बॉडी का जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, वो बहुत ज़्यादा हाई है।
अब इतने ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम में अगर वो इस तरह से एकदम से लैंड कर जाए, टाइम कम हो जाए, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से उसके लेग्स पर क्या आ सकती है, इंजरी आ सकती है ना, उसकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए एथलीट को, जो हाई जंप के एथलीट होते हैं, उनको लैंड करने के लिए या तो कोई गद्दा या कोई कुशन प्रोवाइड किया जाता है, या फिर सैंड का एक हीप बना देते हैं, हीप मतलब चट्टा बना देते हैं, ताकि जो वो लैंड कर रहा है वो आराम से लैंड करे, ईजिली लैंड करे, धीरे धीरे लैंड करे, और उसका फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो लिखो अपने पास क्वेश्चन, वाई हाई जंप एथलीट्स, वाई हाई जंप एथलीट्स are provided with cushions, or heap of sand for their landing, are provided with cushions or heap of sand for their landing। उनकी लैंडिंग के लिए कुशन्स या हीप ऑफ सैंड क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो आंसर में पहले तो यही लिखो, बोर्ड से सेम जाएगा, पहले तो यही कॉपी लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a high jump athlete will land on cushion or a heap of sand, then the time of landing will increase, due to which impact of force will decrease, and injury can be avoided, और इंजरी को क्या किया जा सकता है, अवॉइड। क्लियर है? तो ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स में टाइम बढ़ाने से फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और ये कौन से लॉ की हेल्प से हो रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से। क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर। ओके, लिखो एक क्वेश्चन। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and rolls down a hill with a constant acceleration, full stop. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. 400 meter in 20 seconds. Full stop. Find its acceleration. Full stop. Find the force acting on it. If its mass is 7 tons. ब्रैकेट में लिख लो, 1 ton equals to 1000 kg. 1 ton equals to 1000 kg. ओके, न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज में हमारे पास सबसे मेन फॉर्मूलाज जो है, जो हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में रोहन पहली इक्वेशन कौन सी है बेटा? V is equals to U plus ET। अर्पित दूसरी कौन सी है? अमृत क्या? S equals to UT plus half AT। कौन थर्ड वाली? V square equals to U square plus। अर्पित याद करो जल्दी से इन इक्वेशंस, रिवाइज करो।
ये तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस तो है ही, ये तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा फोर्स में हमने और कौन सा नया फार्मूला पढ़ा था? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक फार्मूला ये भी हम यूज करेंगे जहाँ भी लग रहा होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ रखा हमने? v माइनस u अपॉन d। इसको भी हम यूज कर सकते हैं जहाँ भी लग रहा हो। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, v माइनस u अपॉन d। अब पहले तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो कभी भी डायरेक्ट नहीं सोचना कि क्या निकालना है, सबसे पहले गिवन लिखना, ओके। फिर बाद में सोचना शुरू करना है क्या निकालना है। तो जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया होगा तो उसमें लिखा अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब यहीं पर आपको रेस्ट वाली बात से ही समझ जाना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितने हैं? 0, क्योंकि ट्रक किस पर था? रेस्ट पर था स्टार्टिंग, ओके। तो बच्चा पूरा न्यूमेरिकल पढ़ता है और फिर एकदम से सोचता है कि क्या करूं। नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जो जो समझ आ रहा है उसे लिखो, फिर सोचना कि क्या करना है, ओके। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से मुझे समझ आ गया इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रोल्स डाउन अ हिल, एक पहाड़ से वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। पहाड़ जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड होता है ना, तिरछा होता है, तो उस पहाड़ से वो नीचे की तरफ आ रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है। एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है। तो जो चीज़ मेरे को निकालनी है उसको लिखकर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस कितना गिवन है? 400 मीटर। अंश क्या सिंबल होता है डिस्टेंस का? एस। तो एस यानी कि डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स। आपको एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, और फिर सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? फाइंड द फोर्स इफ इट्स मास इज 7 टन। तो मास भी आपको दिया गया है 7 टन। क्या मास टन में होना चाहिए केजी में? एक टन में कितना होता है? तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा मास? 7000। मैंने मास को उधर इसलिए लिखा है क्योंकि मास की जरूरत मुझे बाद में पड़ेगी, पहले तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए रेज हैंड करना और मुझे बताना फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में से कौन सी यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ रेज हैंड करो जो बता सकता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये 3 चीज़ें गिवन है और ए निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? सेकंड इक्वेशन। सेकंड में एस चाहिए है, यू है हमारे पास, टी भी है, ए निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। There is no need of discussion. Second equation of motion कर रहे हैं, s equals to ut plus half at square. S is 400, u is 0, t is 20. A we have to calculate 20 का square. 0 into something is 0 और फिर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4 और 0 2 बार आ जाएंगे तो 400। कोई चीज़ कैंसिल हो रही है? 400 से 400 सीधा सीधा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ 0 बचेगा या 1? 1 बचेगा। क्या बचेगा? जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो 0 नहीं बचता है, क्या बचता है? 1 बचता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैंने कटिंग कैसे की है तो आप 400 को इधर ले जाओ, 400 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर, तब तो 400 से 400 कट जाएगा ना, तब भी आंसर कितना आएगा? 1। चलो अब यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद मुझे a निकालना है। यहाँ पर बच रहा था 1, यहाँ पर बच रहा था 1/2 इंटू a। इस 2 को इधर भेज देते हैं तो a आ जाएगा 2। और मुझे ऐसा यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। इशिका क्या होती है बेटा ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो अब आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है। कुछ और भी आपको निकालना था। क्या निकालना है? फोर्स। तो सेकेंड पार्ट में आपको फोर्स निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 7000 kg और एक्सेलरेशन कितना आया था? 2। ये हो जाएगा 14000 न्यूटन
फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्लियर है? किस चीज़ को समझ आया है न्यूमेरिकल? पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया? A stone of 1 kg, a stone of 1 kg is thrown. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. With a velocity of 20 meter per second across the frozen surface. Across the frozen surface of a lake, across the frozen surface of a lake, and comes to rest. comes to rest से क्या समझ आ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? and comes to rest after traveling a distance of 50 meter, 50 meter, full stop. What is the force of friction? Between the stone and the ice? What is the force of friction between the stone and the ice? तो फिर से न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा फोर्स का फॉर्मूला F = m × a और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t। अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं तो आप डायरेक्टली इन न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हो। अब मैं न्यूमेरिकल करते टाइम सीधा कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू करूं या पहले जो दिया है वो लिखूं? पहले जो दिया है वो लिखते हैं, हमेशा ऐसे ही करना है। तो उसने कहा स्टोन ऑफ 1 kg, यहाँ से मुझे उसका मास पता चल रहा है। कितना मास है स्टोन का? 1 kg। इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसको फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। आप किसी स्टोन को फेंक रहे हो ना, तो आपको उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी, तभी तो वो आगे जाएगा। तो वो जो आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको दी है वो कितने दी है? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर वो कह रहे हैं कि वो एक फ्रोजन सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। लेक जो है वो जमी हुई है और उसके ऊपर वो फिसलता आगे जा रहा है और फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। अगर थोड़ी देर बाद रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पर आ रहा है? रेस्ट पर। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 50 मीटर। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को हमने इस वेलोसिटी से थ्रो किया है, थोड़ी देर बाद वो रुक गया है क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। क्योंकि वो रुक गया था इस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? s मतलब डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुका है वो? 50 मीटर। मास कितना है? 1 kg। अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस सरफेस और स्टोन के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा 2 सरफेस के बीच में लगता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा 2 सरफेस के बीच में लगता है और ये कैसा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ऊपर मार्जिन में लिख लो, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड it always act between 2 surfaces. It always act between 2 surfaces. ये हमेशा 2 surfaces के बीच में एक्ट करता है। and always act in the opposite direction of motion. And always act in the opposite direction of motion. Always act in the opposite direction of motion. हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही ये एक्ट करेगा। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, देखो जरा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन वर्बली पढ़ रहा हूँ, एमसीक्यू है। आई वांट कंप्लीट फोकस, तो सभी बच्चे यहीं पर ध्यान देना मेरी बात पर। सिट स्ट्रेट एवरीवन प्लीज, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, क्रिकेट बॉल को हिट किया बैट की हेल्प से। अब बॉल जो है वो ग्राउंड पर जा रही है, ग्राउंड के ऊपर घूमती हुई जा रही है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद
द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल थोड़ी देर बाद रुक गई है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, अब वो एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि बॉल रुकने का कारण क्या है, ठीक है, इधर ध्यान दो सभी बच्चे। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, उसने बॉल को बहुत ज़्यादा हार्ड हिट ही नहीं किया, इसी वजह से बॉल रुक गई। अगर वो हार्ड हिट भी करता तो बॉल थोड़ी आगे जाके रुक जाती, लेकिन रुकती तो। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। थर्ड ऑप्शन, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। फोर्थ ऑप्शन, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। कौन सा ऑप्शन ठीक है? थर्ड ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल एक्टिंग अपोजिंग द मोशन, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। ये एक फोर्स किस उस बॉल के ऊपर एक्ट कर रही है जो कि उस मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। कौन सी फोर्स कहलाएगी वो? कौन सी फोर्स कहलाएगी वो? तो जब भी आप कभी साइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं या बॉल को हिट करते हैं या फुटबॉल को हिट करते हैं तो वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद रुक जाती है। अगर मैं साइकिल में पैडलिंग करना छोड़ दूं तो थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाएगी, है ना। कार में, एक्टिवा में, बाइक में एक्सेलरेटर देना छोड़ दूं तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। होगा या नहीं होगा ऐसा? तो वो खुद से रेस्ट में आना चाहती है, वो तो मोशन में ही रहना चाहती है until and unless an external unbalanced force is applied on it। ऐसा किसने कहा था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, है ना। तो अब वो फिर भी रेस्ट में आ जाती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर मोशन लेफ्ट साइड में हो रहा है तो फ्रिक्शन राइट साइड में लगेगा, अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? राइट साइड में, ठीक है। इस वजह से ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर चलकर रुक जाएगा। क्या स्पेस में होगा ऐसा? स्पेस में नहीं होगा, क्योंकि स्पेस में कोई सरफेस नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, कोई एयर पार्टिकल नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, ठीक है ना। चलो अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हमें ये भी पता है कि जो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन में, मास तो हमें दिया गया है लेकिन क्या नहीं दिया गया? एक्सेलरेशन। तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। बताओ आकाशी कौन सी इक्वेशन का यूज करें ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन निकल सके? आकाशी का कहना है थर्ड इक्वेशन यूज करके हम एक्सेलरेशन, कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ। अच्छा, एक और फायदा भी तो हो रहा है इसमें, जब हम फोर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, तो हम मोशन के न्यूमेरिकल्स भी तो रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। मोशन में भी तो यही न्यूमेरिकल्स हैं, बार बार कभी कोई सी इक्वेशन यूज होती है, कभी कोई सी इक्वेशन यूज होती है, इसमें भी हम वही यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे मोशन के न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। जब हमने ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स किए थे तो उसमें फोर्स का भी फॉर्मूला यूज हो रहा था, मोशन के भी तीनों इक्वेशन यूज हो रहे थे, तो उससे भी हमारे मोशन के न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v 0 है, u 20 है, a हमें निकालना है, s कितना है? 50। 0 का स्क्वायर 0, 20 का 400, 2 इंटू 50 100। क्या मैं 400 और 100 को प्लस कर सकता हूँ? क्योंकि 100 के साथ क्या आ रहा है साथ में? a आ रहा है। तो फिर 400 को इधर भेज देते हैं, 400 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस। अब 100 को इधर भेजते हैं, 100 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड। कटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अश्विन बेटा ये माइनस में क्यों आया? किसी की तरफ नहीं लग रही। पहले तो ये समझो कि हो क्या रहा है। ये सरफेस है, ठीक है, आपके पास कोई स्टोन है, आपने इस सरफेस के ऊपर स्टोन को ऐसे फेंका है तो स्टोन ऐसे जा रहा है, ठीक है। बताओ सर, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी पहले? 20, और फाइनल कितनी हुई है? 0। तो वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, और वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो
तो ये बेसिकली आपके पास रिटार्डेशन आया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो माइनस साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो स्टार डाल कर लिखो, इतना नोट करने के बाद लिखो दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट that object's velocity is decreasing। स्टार डाल कर लिख रहे हैं दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट that object velocity is decreasing, ओके। और डिक्रीजिंग होती है तो एक्सेलरेशन माइनस आता है, और माइनस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन, ओके। अभी आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला, मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना आया था, तो -4 न्यूटन। तो फोर्स भी आपका माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए वो कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ये किसको समझ आ रही है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें लिखो स्टार डालकर दिस माइनस साइन shows that frictional force is acting in the opposite direction of motion। This minus sign shows that frictional force is acting in the opposite direction of motion। This minus sign shows that frictional force is acting in the opposite direction of motion।